अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, बेल आइकन पर कर दें क्लिक, क्योंकि मैंने फ़ंड के लिए भी ये चैनल बनाया है और उसके अलावा दूसरों की हेल्प हो सके इसीलिए भी मैंने ये चैनल बनाया है और अपने नोट्स शेयर करती हूँ। टॉपिक्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जो आपको समझ ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द उसके भी रेस्पॉन्स आपको दिया करूँगी। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप रिसर्च पेपर के लिए भी इसे देख सकते हैं। कोई भी आर्टिकल लिखना है आपने, उसके लिए भी आपके काम आ सकता है, थीसिस के लिए भी। और आज का टॉपिक है कि हम एनालाइज किस तरह से करते हैं। अगर आप क्रिटिक्स भी बनना चाहते हैं तो भी उसके लिए भी, क्रिटिसिज्म के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ टू एनालाइज अ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी हो गई या फिर कोई भी आप प्ले ले सकते हैं, नोवेल। ये वैसे मैंने शॉर्ट स्टोरी की यहाँ पर एग्जांपल्स भी कुछ दी हैं तो इसलिए शॉर्ट स्टोरी कह रही हूँ, लेकिन इसी तरीके से आप किसी भी पोएम को भी डिस्कस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो a short story is a work of short narrative prose that is usually centered around one single event. It is limited in scope and has an introduction, body and conclusion. अब जो भी शॉर्ट स्टोरी होती है वो उसमें नैरेटिव प्रोज होता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। वो एक सेंटर्ड अराउंड होता है, एक सिंगल इवेंट होता है। जो नोवेल होता है ना, नोवेल में डिफरेंट बहुत सारे इवेंट्स उसमें आ रहे होते हैं, लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसमें वन सिंगल इवेंट होता है। ठीक है, उसको ही डिस्कस किया जाता है। सेंटर उसका क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी का एक सिंगल इवेंट। ये तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं हम कि शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है। एक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसका प्लॉट किस तरह से बनाया जाता है, और एक बॉडी होती है उसकी, और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन आता है। Although a short story has much in common with a novel, see how to analyze a novel. It is written with much greater precision. You often be asked to write a literary analysis. An analysis of a short story requires basic knowledge of literary elements. The following guide and questions may help you. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किसी भी नॉवेल को या शॉर्ट स्टोरी को किस तरह से हम ग्रेटर प्रिसिशन किया कर सकते हैं, किस तरह से इसे एनालाइज किया जा सकता है। इसमें लिटरेरी एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे और बेसिक नॉलेज इसकी क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं आगे जो कि डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जिसमें आप देखेंगे कि सेटिंग सबसे पहला क्या होगा। सेटिंग हम देखेंगे, कोई भी नॉवेल पढ़ रही हैं आप, देखेंगे कि सेटिंग उसकी क्या की गई है, कहाँ पर बनाया गया, क्या उसमें व्यू दिखाया जा रहा है। और उसके अलावा शॉर्ट स्टोरी है तो वहाँ भी आप सेटिंग देखेंगे। अच्छा, सेटिंग इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस। ठीक है, वही बात हो गई जो मैंने आपको कहा है कि कहाँ पर ये स्टोरी बनाई गई है, नॉवेल कहाँ पर बनाया गया, मतलब जो जगह वहाँ पर दिखाई जा रही है ना, वो तो इसकी एक सेटिंग हो गई। ठीक है, इन अ शॉर्ट स्टोरी देयर आर फेवर सेटिंग कंपेयर टू नॉवल। ठीक है, जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसमें ज़्यादातर एक ही प्लेस को दिखाया जाता है, नॉवेल में डिफरेंट दिखाई जाती हैं। द टाइम इज़ मोर लिमिटेड, आस्क योर सेल्फ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब इसे एनालिसिस करने के लिए हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से कि हाउ इज़ द सेटिंग क्रिएटेड। ठीक है, कि किस तरह से ये सेटिंग बनाई गई है। कंसीडर जियोग्राफी, वेदर, टाइम ऑफ डे, सोशल कंडीशंस एट्सेट्रा। तो देखेंगे हम सेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हम देखेंगे कि जो प्ले हम पढ़ रहे हैं या नॉवेल पढ़ रहे हैं या फिर शॉर्ट स्टोरी, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें जियोग्राफी क्या है, मतलब कि इसका प्लेस क्या है, कहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, कौन सी जगह। इसका वेदर क्या दिखाया जा रहा है, जैसे कि किसी में हम पढ़ते हैं शॉर्ट स्टोरी वगैरह में या नॉवेल में
कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म होता है या रेन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा सनी डे होता है, इस तरह से वेदर दिखाया जा रहा होता है। टाइम ऑफ डे क्या दिखाए जा रहे हैं, उसमें कुछ समर दिखाए जा रहे होते हैं, कुछ पोएम में भी इस तरह से दिखाए जा रहे होते हैं। सोशल कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, मार्क्सिज्म है किसी में सोशल कंडीशन में, तो किसी में क्या चीज़ें कंडीशन होती है उसकी, तो ये सारी चीज़ें, या फेमिनिज़म दिखाया जा रहा होता है सोशल कंडीशन में, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जा रही होती हैं। What role does setting play in the story? Is it an important part of the plot or theme, or is it just a backdrop against which the action takes place? अब यहाँ पर वही चीज़, ये सेटिंग जो है ना प्ले की, कोई भी आप नोवेल शॉर्ट स्टोरी देखेंगे तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जो जगह दिखाई जा रही होगी उसके साथ वो लिंक कर रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने जब नोवेल पढ़ा था प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो उसमें देखा था कि जब वो उसे अप्रोच करने जाता है, मैरिज प्रपोजल देता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो बारिश होने लग जाती है उसी टाइम पर, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ये वेदर, ये नोवेल में शायद नहीं था, नहीं नोवेल में नहीं था पढ़ने में, लेकिन ये उसमें था। इसकी अगर मूवी देखें तो उसमें दिखाया गया था, डायरेक्टर ने ये दिखाया था, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा था डायरेक्टर में भी कि ये इम्पॉसिबल लग रहा था उसे, ये जो था ना प्रपोजल, या बहुत बड़ी बात हो गई थी उन दोनों में, ठीक है, डार्सी एंड एलिजाबेथ में, तो इसी वजह से बारिश भी होने लग जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल होते हैं इनके। अच्छा, अब नेक्स्ट देखेंगे, स्टडी द टाइम पीरियड विच इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द सेटिंग एंड आस्क योर सेल्फ द फ्लोइंग, व्हेन वाज द स्टोरी रिटन, ठीक है। अब ये हमने देखना है कि सेटिंग में का ही ये पार्ट है कि स्टोरी रिटन कब की गई। एक तो हम प्लेस देख रहे हैं, जब हम सोशल कंडीशन देख रहे हैं वहाँ की, कि सोशल कंडीशन क्या है, वहाँ पर लोगों का रहन सहन किस तरह से हो रहा है, और लोग जो हैं किस मार्क्सिज्म में हैं या फेमिनिज़म थ्योरी पर अप्लाई हो रही है। तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि ये स्टोरी लिखी कब गई थी, क्योंकि जिस स्टोरी में जिस दौर में लिखी जा रही है तो वहाँ पर उनकी सोशल कंडीशन ज़ाहिर है उसी तरह की होगी। अब हम विक्टोरियन पीरियड का कोई भी नॉवल पढ़ेंगे, कोई भी शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि शॉर्ट स्टोरी तो नहीं, लेकिन नॉवल पढ़ेंगे विक्टोरियन एरा का या कुछ भी पढ़ेंगे पोएम वगैरह, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा, तो यहाँ पर यही कंडीशन चल रही थी उस दौर में, तो इसी वजह से स्टोरी में भी राइटर ने वही सब कुछ दिखाया है। तो इसीलिए ये स्टोरी कब लिखी गई ये देखेंगे, व्हेन वाज द स्टोरी रिटन। नेक्स्ट पॉइंट है कि डज इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट, द पास्ट और द फ्यूचर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, हाउ डज द टाइम पीरियड अफेक्ट द लैंग्वेज, एटमोसफेयर और सोशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। अब ये देखेंगे कि इसमें किस तरह की लैंग्वेज और एटमोसफेयर वगैरह को दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि टॉम जोन्स में, ठीक है, बाय हेनरी फील्डिंग का जो टॉम जोन्स नोवेल है, उसमें हम देख रहे हैं कि जब उसने लोअर क्लास लोगों को दिखाया था, या इस तरह के एरिया को उसने, इस तरह के प्लेसेस को उसमें मेंशन किया था, दिखाया था अपने नोवेल में राइटर ने, तो उसमें ये था कि उनकी लैंग्वेज भी उसी तरह की थी, मीन्स ठीक तरह से उस तरह से नहीं बोल रहे थे जिस तरह से पढ़े लिखे लोग बात करते हैं, तो उसने ये डिफरेंसेस दिखाई थी। अब नेक्स्ट सेटिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टराइजेशन। अब कैरेक्टराइजेशन में हम देखेंगे कि कैरेक्टराइजेशन डील्स विद हाउ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर डिस्क्राइब्ड, ठीक है, कि कैरेक्टर्स जो हैं ना वो किस तरह से डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। इन शॉर्ट स्टोरीज देयर आर यूजुअली फेवर कैरेक्टर्स कंपेयर टू अ नोवेल, दे यूजुअली फोकस on one central character of protagonist. Ask yourself the following. अब हम इन्हें देखने के लिए, और शॉर्ट स्टोरी में क्या होगा, सेंट्रल कैरेक्टर होगा, प्रोटगनिस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें हम ये कहेंगे कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर,
हम देखेंगे कि मेन कैरेक्टर क्या है। हम देखेंगे कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर, ठीक है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे आर द मेन कैरेक्टर एंड अदर कैरेक्टर्स डिस्क्राइब्ड थ्रू डायलॉग बाय द वे दे स्पीक, डायलेक्ट और स्लैंग फॉर इंस्टेंस। अब जिस तरह से मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है टॉम जोन्स नॉवेल की बाय हेनरी फील्डिंग। अब इसमें हेनरी फील्डिंग ने क्या दिखाया था, जो वो जिस क्लास के लोगों को दिखा रहा था उनकी लैंग्वेज और डायलॉग उसी तरह के दिखा रहा था, तो हम उसके ज़रिए भी इनके जो है ना करेक्टर को कर सकते हैं डिस्क्राइब। और जिस तरह से फॉर एग्जांपल प्लेस हम शेक्सपियर के लेते हैं तो वो उन्होंने किंग वगैरह पर ज़्यादातर लिखा है, प्रिंस के बारे में, तो उनकी लैंग्वेज भी उसी तरह की होती है, हाई क्लास होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखें, हैज़ द ऑथर डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स बाय फिजिकल अपीयरेंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इंटरेक्शन, द वे दे एक्ट टूवर्ड्स अदर्स। अब इस तरह से फॉर एग्जांपल हम हेमलेट को देख लेते हैं, उसकी थॉट्स के बारे में, वो फीलिंग्स, इंटरेक्शन, वो क्या कर रहा होता है, उसकी फीलिंग्स होती हैं, वो नहीं सोचता है ना हेमलेट के भाई उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उसकी मदर ने उसके अंकल से शादी कर लिया, जो कि उसका अंकल उसके फादर का मर्डरर है, ठीक है, उसने मर्डर किया उसके फादर का, लेकिन इनजस्टिस हुआ है। तो उसकी थॉट सब क्या थी, वो सोचता रहता है टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम अब क्या एनालाइज करते हैं कि जो करेक्टर ऑफ हेमलेट है वो साइको है, ठीक है, उस पर साइको एनालिसिस अप्लाई की जा सकती है थ्योरी। अब इसके बाद देखें कि नेक्स्ट पॉइंट है, आर दे स्टैटिक फ्लैट करेक्टर्स हु डू नॉट चेंज, ठीक है। राउंड करेक्टर्स कुछ होते हैं और कुछ होते हैं फ्लैट करेक्टर्स। तो इसमें अब हम देखेंगे कि ये फ्लैट करेक्टर है या राउंड करेक्टर है, ठीक है। फ्लैट करेक्टर्स क्या होते हैं, जो चेंज नहीं होते, मतलब ये जो शुरू से होते हैं वो लास्ट तक वैसा ही बिल्कुल वैसे रहता है। लेकिन जो नेक्स्ट आप पॉइंट देखें ये है, आर दे डायनामिक, ठीक है, डायनामिक हम इन्हें कहेंगे, या फिर राउंड करेक्टर्स या डायनामिक। हु डू चेंज, जो कि चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये चेंज हो सकते हैं करेक्टर या नहीं। चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई भी मूवी देख रहे हैं या कोई लॉन्ग टर्म ड्रामा देख रहे हैं जो टीवी पर चलते हैं और उसमें करेक्टर्स की को ही चेंज किया जाता है, ये मतलब जो एक्टिंग कर रहा होता है वो चेंज होकर दूसरा आ जाता है उसकी जगह पर उसकी एक्टिंग करने, ये वो वाली चीज़ नहीं है। इसमें ये बात हो रही है कि अगर किसी का करेक्टर जिस तरह से दिखाया जा रहा है तो आया कि वो वैसा है या फिर वो जाकर बाद में चेंज हो जाएगा। जैसे कि कोई शुरू में बहुत गरीब दिखाया जा रहा है और लास्ट में जाकर वो बहुत अमीर हो जाएगा, तो ये होगा, ठीक है, इस तरह का। अब देखें इस तरह का, और व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर दे, व्हाट क्वालिटीज स्टैंड आउट, आर दे स्टेरियोटाइप्स, ठीक है, कि ये स्टेरियोटाइप्स हैं या नहीं। और फिर उसके बाद देखेंगे आर द कैरेक्टर्स बिलीवेबल, कि वो बिलीवेबल हैं या नहीं, ठीक है। जो मेन कैरेक्टर है वो बिलीवेबल ही होता है, लेकिन ये अलग बात है कि लोग उन्हें गलत समझें, क्योंकि हीरो के साथ तो होती है ना ट्रेजिडी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्लॉट एंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड है। द प्लॉट इज द मेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that make up the story. In short stories, the plot is usually centered around one experience or significant moment. Consider the following questions. अब ये हम क्वेश्चंस करेंगे। ये प्लॉट होता क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहा जाता है प्लॉट, ठीक है। सिग्निफिकेंट मोमेंट इनमें होते हैं। अच्छा जी, अब देखें व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। हम इसमें देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है क्या, ठीक है। अब देखें हाउ इज़ द प्लॉट स्ट्रक्चर, इज़ इट लीनियर, क्रोनोलॉजिकल और डज इट मूव अराउंड, इज़ द प्लॉट बिलीवेबल, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि साइमन्स पापा स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। उसमें जब साइमन स्कूल जाता है ना, फर्स्ट डे होता है, तो उस पर
ये दिखाया गया कि बच्चे उस पर काफ़ी मजाक बना रहे होते हैं, इसलिए उसका फादर उसको और उसकी मदर को छोड़कर चला जा चुका होता है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये सन है एक जिसका कोई भी फादर नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर इम्प्रेस्ड होता है। तो ये चीज़ें इवेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि नरेटर एंड द पॉइंट ऑफ व्यू। The narrator is a person telling the story. Consider this question: Are the narrator and the main character the same? Are the main character and the main character the same? By point of view, we mean from whose eyes the story is being told. Short stories tend to be told through one character's point of view. The following are important questions to consider. एग्जाम्पल हम देखेंगे कि बपसी सिद्धवा का जो नॉवेल है द आइस कैंडीमैन, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है। वो बपसी सिद्धवा के खुद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है, किसकी आइज़ हैं, ठीक है, जो उसकी स्टोरी को बता रही हैं। तो वो बपसी सिद्धवा की ही हैं, ठीक है। एक छोटी बच्ची होती है उसमें मे बी 11 ईयर्स की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी स्टोरी दिखाई जा रही होती है। अब कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि वही खुद बता रहे होते हैं। अब जो इसके मज़ीद पॉइंट्स देखते हैं हम। हु इज़ द नरेटर और स्पीकर इन द स्टोरी। हम ये देखेंगे कौन नरेटर है या स्पीकर है स्टोरी का जो बता रहा है। डज द ऑथर स्पीक थ्रू द मेन कैरेक्टर। क्या ऑथर जो है मेन कैरेक्टर के ज़रिए बता रहा है, क्या ऑथर जो मेन कैरेक्टर के ज़रिए बता रहा है। उसके बाद इज़ द स्टोरी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन आई पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर इस तरह से बताया जा रहा है कि राइटर खुद ही बता रहा है कि मैंने ये देखा था, या इस तरह से। ओके, इज़ द स्टोरी रिटन इन ए डिटैच्ड थर्ड पर्सन ही शी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब जो बपसी सिद्धवा ने बताया था ना स्टोरी, उन्होंने आई वाला नहीं बताया था कि मैंने ये देखा था। उन्होंने जबकि ये लिखी तो अपने बचपन के ही कुछ वाक़यात पर थी, लेकिन उन्होंने जो एक करैक्टर था ना उसमें एक छोटी बच्ची का दिखाया था, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये सारी स्टोरी दिखाई थी। ये नहीं कहा था कि मैंने देखा था। उस जो करैक्टर एक लिया था उन्होंने 11 साल की बच्ची का, उसके ज़रिए ये सारी स्टोरी डिस्कस की थी, दिखाई थी नॉवेल में। अच्छा जी, अब है नेक्स्ट द स्टोरी रिटन इन डिटैच थर्ड पर्सन ही शी पॉइंट ऑफ व्यू। अब ही शी वाला भी एक आ गया कि थर्ड पर्सन ऑफ व्यू से दिखाई है, या फिर इज़ देयर एन somebody, ठीक है। Is there an all-knowing third person who can reveal what all the characters are thinking and doing at all times and in all places, ठीक है। अब ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। या फिर अब है नेक्स्ट पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट हम देखेंगे, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका स्टोरी का क्या है। कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन इज़ यूजुअली द हार्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। ये हार्ट है शॉर्ट स्टोरी का, एंड इज़ रिलेटेड टू द मेन कैरेक्टर। ये मेन कैरेक्टर के साथ ही लिंक करेगा, किसी और से नहीं। ये इन अ शॉर्ट स्टोरी देयर इज़ यूजुअली वन मेन स्ट्रगल। इसमें मेन स्ट्रगल दिखाएंगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द मेन कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि व्हेन सैमन्स हार्ट सिंकिंग, ठीक है, ये एंड ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, ठीक है। व्हेन हर हस अब हम ये देखेंगे डेब्ट ऑफ ऑनर में, ये भी शॉर्ट स्टोरी है एक। इसमें ये इसका ना एक हस्बैंड होता है, वो छोड़कर इसे चला जाता है। तो उसके बाद ये पहले भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है, काफ़ी हार्ड वर्कर होती है, और इसने अपनी बहुत सारी वेल्थ बना ली होती है। तो ये वेल्थ की लालच में इसका हस्बैंड वापस आ जाता है। तो ये डेब्ट ऑफ ऑनर में इसका कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे स्टार्ट होता है जब वो वापस आ जाता है। एंड व्हेन हर फेवरेट बर्ड डाइड, ये किस में दिखाया गया था। ये एग्जांपल्स हैं कुछ मैंने लिखी हैं, जिसमें प्रिंसेस सितंबर, ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। जब इसका फेवरेट बर्ड की डेथ हो जाती है ना, प्रिंसेस सितंबर की,
तब कॉन्फ्लिक्ट उसका स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट इसका, इट इज़ एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कैरेक्टर। ठीक है, कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या एक्सटर्नल। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फॉर एग्जांपल हेमलेट ले लें, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एंड इज इट एन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड बाय द सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट्स द मेन कैरेक्टर फाइंड्स हिमसेल्फ या हरसेल्फ इन। ओके, अब जो हेमलेट है उसका एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, ये दोनों अप्लाई किए जा सकते हैं उस पर, क्योंकि कुछ इन्वायरमेंट का भी था उसमें, लेकिन मोस्टली इसका इंटरनल भी हो सकता है। कुछ क्रिटिक्स ये भी कह सकते हैं, कुछ ये भी, क्योंकि इंटरनल में ये था ना उसका कि वो खुद ही ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ ज़्यादा सोचता रहता है और टू बी और नॉट टू बी कर करके अपना ये हाल बना चुका होता है। क्लाइमैक्स, द क्लाइमैक्स is a point of greatest tension or intensity in the short story. It can also be the point where events take a major turn as the story races towards its conclusion. ठीक है, अब ask yourself, is there a turning point in the story? क्लाइमैक्स होता है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही ये आता है, ये आपने याद रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्टोरी में एक चेंजिंग आती है, टर्निंग पॉइंट होता है। व्हेन डज द क्लाइमैक्स टेक प्लेस। ठीक है, अब देखें कि अच्छा, व्हेन साइमन आस्क्ड हिम, ठीक है, जब एक आदमी होता है वो जाता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, साइमन को कहता है, क्योंकि वो जब देखता है ना उसे डिप्रेशन में, तो वो जाकर ही कहता है, तो वो उससे ही पूछता है कि तुम तो मेरे फादर नहीं हो। फिर वो अपनी मदर से भी पूछने जाता है। तो ये चीज़ इसमें आ रही है कॉन्फ्लिक्ट के बाद से। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और इसमें है जो डेप्थ ऑफ ऑनर में मैंने आपको पहले इसका क्लाइमैक्स बताया था, अब इसमें ये आ रहा है, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट बताया था, अब इसमें क्लाइमैक्स में ये है कि शी वांट्स डिवोर्स। ठीक है, ये चाह रही है कि अब इसे डिवोर्स दी जाए। डेप्थ ऑफ ऑनर में जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका हस्बैंड वेल्थ के लालच में, ग्रीड में आ जाए इसके पास वापस, जबकि पहले इसे छोड़ चुका होता है, तो ये अब उसे डिवोर्स चाहती है। तो ये इसका क्लाइमैक्स था। अब थीम इसके देखेंगे हम, जो भी पढ़ रहे होंगे स्टोरी। द थीम इज़ द मेन आइडिया, लेसन और मैसेज इज़ द short story. It may be an abstract idea about the human condition, society or life. Ask yourself. ठीक है, अब थीम कैसे हम ढूंढेंगे स्टोरी के, इसमें हम देखेंगे इसका आइडिया क्या है, ह्यूमन कंडीशन क्या दिखाई जा रही है, सोसाइटी क्या दिखाई जा रही है, क्या सोसाइटी से हमें मिल रहा है सीखने को, क्या ये दिखा रहे हैं। तो इसमें अब हाउ इज़ द थीम एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, एनी एलिमेंट्स रिपीटेड and therefore suggest a theme. Is there more than one theme? अब थीम जो है ना इसमें एक से ज़्यादा है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम यहीं से ही देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें सोशल रिस्पेक्ट हो सकते हैं, ऑनेस्टी दिखाई जा सकती है, लॉयल्टी दिखाई जाती है किसी करेक्टर की दूसरे करेक्टर से, पेशेंस दिखाया जा सकता है किसी का, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं कुछ भी स्टोरी को। ठीक है, हिडन मीनिंग बहुत सारे हमें किसी भी हम इसमें एस्पेक्ट से देख सकते हैं। ठीक है, हिडन मीनिंग होते हैं इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइल। ठीक है, द ऑथर स्टाइल हैज़ टू डू विद हिज और हर वोकेबलरी, यूज ऑफ इमेजरी, टोन और द फीलिंग ऑफ द स्टोरी. इट हैज़ टू डू with the author's attitude towards the subject. In some short stories, the tone can be ironic, humorous, cold, or dramatic. Is the author's language full of figurative language? What images are used? Does the author use a lot of symbolism, metaphors, comparisons that do not use as or like? Or similes, comparison that use as or like. अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने इसने कंपैरिजन किए हैं स्टाइल में,
ठीक है, इसने आयरनी की है या नहीं की, ठीक है, टोन कैसे यूज़ की गई है, इमेजरी क्या दिखा रहा है, वोकैबुलरी इसमें देखी जाती है कि ड्रामेटिक है या कोल्ड है, ठीक है, क्या दिखा रहा है। और इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये देखेंगे हम इसकी, और सिंबलिज्म देखेंगे, मेटाफर्स देखेंगे, ठीक है। मेटाफर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन किया जा रहा होता है इसमें, और इसमें हम एज और लाइक का वर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो शेर है, ये नहीं कहेंगे कि वो शेर जैसा है। अच्छा, अब नेक्स्ट सिमिलीज़ में देखेंगे कि कंपैरिजन इसमें सिमिलीज़ में होता है, लेकिन इसमें हम यूज़ और लाइक का वर्ड यूज़ करेंगे। अब योर लिटरेरी एनालिसिस of a short story will often be in the form of an essay where you be asked to give your opinion of the short story at the end. Choose the elements that made the greatest impression on you. Point out which characters you liked best at least, and always support your arguments. Okay? अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें लिटरेरी डिवाइसेस, ये लास्ट है पॉइंट। लाइक द हैमर एंड नेल मेंशन्ड अर्लियर, लिटरेरी डिवाइसेस आर द ट्रू टूल्स ऑफ द राइटर। A partial list of literary devices include smile, metaphor, simile, metaphor, personification, symbolism, alliteration, hyperbole क्या होता है, exaggeration इसका मीनिंग, and figurative language, humor, रुपया एंड आयरोनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस में कि ये चीज़ें आ रही हैं या नहीं। सिंबलिज्म वगैरह भी हो गया, ठीक है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हेडा गैबलर जो प्ले है उसमें सिंबलिज्म बहुत सारे यूज़ किए गए हैं, जिसमें हेड है, ठीक है। हेड क्या सिंबल दे रहा है कि वो पुअर क्लास डिफरेंस को दिखा रहे हैं हेड, ठीक है, हेडा गैबलर में। इसी तरह से कि क्योंकि उसमें ये होता है हेडा गैबलर में कि एक गरीब होती है, मतलब गरीब तो नहीं होती है, उसकी आंट होती है, हेडा के हस्बैंड की आंट होती है, वो आती है और हैट लेकर आती है। वो सोचती है मैं जाकर हेडा को गिफ्ट करूँगी ये हैट, लेकिन जब वो चेयर पर रखती है तो वो कहती है हेडा, उसके अभी देने से पहले ही कहती है अपने हस्बैंड से कि ये हैट देखो हमारी काम वाली जो है ना, काम वाली भूल गई है ये हैट अपना। तो इस बात पर उसे तो पता होता है उसके हस्बैंड को कि ये उसकी आंट का हैट है, तो वो इसीलिए उसे वो हैट गिफ्ट भी नहीं करती और काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि क्लास डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो ये चीज़ें आप अप्लाई करेंगे तो इसके बाद आप कोई भी क्रिटिक बन सकते हैं, कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं, थीसिस में भी अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सी थ्योरी कहाँ पर अप्लाई होनी है। तो अल्लाह हाफिज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय, नमस्ते।